Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon class. गुड आफ्टरनून Okay, अभी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, अभी मुझे लगता है सारे लोग नहीं आए हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Okay, जब तक लोग आ रहे हैं एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जो जिस वो फीस की रिगार्डिंग फीस का आपको नोटिस आई हुई है जिसका मतलब कि बैलेंस जीरो है वो तो उसको लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका बैलेंस जीरो नहीं है 22 तारीख तक आपको 22 तारीख तक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 22 मई तक आपको फीस सबमिट करनी है। और उसमें ये था कि फीस इस पैंडेमिक की वजह से फीस इंस्टॉलमेंट में सबमिट करने का आपको ऑप्शन दिया था, इसलिए आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट में सबमिट किया था। लेकिन एज ए डायरेक्टर नोटिस आपको फीस को जो है वो 22 मई तक सबमिट करना था कम्प्लीटली, और उसके बाद उसमें फ़ाइन इंक्लूड हो जाएगा 3000 का बैलेंस अमाउंट पे। और उसमें अगर जैसे जो भी जिसका बैलेंस बचा था उसके यहाँ फ़ोन जा चुका है ऑलरेडी, तो अगर आपका बैलेंस पहले तो इंश्योर कर लीजिए कि बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए, और बैलेंस ज़ीरो नहीं है तो हमने व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, उस अकाउंट सेल में उनसे बात कर लीजिए और अपने ड्यूज़ पता कर लीजिए कितने आपके बाकी हैं, और उसको आप उसको सबमिट कर दीजिए बिफोर 22। और इसके साथ ही एक जैसे कुछ लोग क्या अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई थी पेरेंट्स से उनके, तो वो भी एक नेक्स्ट डेट एग्जैक्टली दे दें कि हमें वो डेट ट्रांसफ़र करनी है अकाउंट सेल में कि किस डेट में आप सबमिट करेंगे। और वो डेट होपफुली जून में दीजिए, आप लोग बहुत आगे मत दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो एग्ज़ाम सेल का वो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये है कि पहला तो केस है कि आपको अपना ज़ीरो बैलेंस रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीस ड्यू को 22 तक कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद फिर आपका अगर कोई स्पेशल इशू आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको विद रिटर्न एप्लीकेशन पेरेंट फादर का साइन होके वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करिए, और उसमें डेट मेंशन करिए किस डेट में आप उसको क्लियर करेंगे, जून की डेट में। ओके, तो ये चीज़ बतानी थी आप लोग को सभी को। ठीक है, तो आज हम लोग मुझे लगता है इतने ही लोग आए, बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि बुलियन अलजेब्रा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जो भी बुलियन अलजेब्रा जो है एक मेथड है किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का विद अ बुलियन पोस्टलेट। बुलियन रूल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने किए थे ट्यूट क्लास में, हम लोग और एग्जांपल कर रहे हैं। एक ग्रुप में किया था और दूसरे ग्रुप में कर लेंगे बाकी के एग्जांपल। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछिए उसको। आज का टॉपिक ये है कि क्या एक ही तरीका है किसी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का या सर्किट मिनिमाइजेशन का? ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको मैंने कल बताया था कि कॉर्नो मैप, के मैप जिसको बोलते हैं। कॉर्नो मैप एक ऐसा दिस इज द वे ऑफ मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशन बाय हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक्स के मेथड से, टेबल के मेथड से हम इसमें
रिड्यूस करते हैं अपने एक्सप्रेशन को। बुलियन, जैसे कि इससे पहले बुलियन अलजेब्रा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अगर डिसएडवांटेज आप जानना की कोशिश करें, क्योंकि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती तब तक नया मेथड नहीं आता है, ये सभी को पता है। तो एडवांटेज तो बहुत सही है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और कुछ रूल्स आपको अगर याद हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन हर बुलियन एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो हर कोई एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, मतलब अगर वो उसमें रूल अप्लाई हो रहा है तब तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो वो आपका मिनिमाइज नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे आगे चल के जब आप करेंगे तो वो आपका मिनिमाइज नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा। पहला डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़ ये है कि बुलियन अलजेब्रा में जो रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो किसी भी सिंपल या नए यूज़र के लिए इन रूल्स को याद करना, उसको प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। और हर जगह कैसे अप्लाई करें, जैसे अक्सर हम लोगों ने कल ही देखा था कि क्वेश्चन लगा रहे थे तो एक लोगों ने दूसरा मेथड लगाया, दूसरे तरीके से सॉल्व किया, दूसरे तरीके से किया, आंसर एक ही आया। दोनों मेथड सही हैं, क्योंकि किसी कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोई भी निश्चित नहीं है कि कौन सा फार्मूला लगाना है, कोई से तरीका नहीं निश्चित है क्या करना है। तो ये चीज़ होती है कि बुलियन अलजेब्रा में कोई भी स्पेसिफाइड पहली बात तो मेथड अप्लाई नहीं है, और किसी भी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ड्रॉबैक में आ गया कि उसको आपको कई सारे रूल्स और पोस्टलेट्स हमें याद करने पड़ते हैं। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया मेथड आया है, कॉर्नो मैप, के मैप। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तब तक आप लोग एक के मैप में एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। उस टेबल को कैसे बनाते हैं उसको ड्रॉ करिए, मैं उसके बारे में बताता रहता हूँ इस इन बिटवीन। मैंने आपके सामने एक पिक्चर शेयर की हुई है, आ रही है अभी, ये है। तो ये जो पिक्चर है ये कॉमन के मैप की टेबल है। कॉर्नो मैप जो आपकी टेबल होती है या रिप्रेजेंटेशन है, कॉर्नो मैप इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्मेट में। कॉर्नो मैप में आपका टू वेरिएबल्स, एटलीस्ट किसी भी एक्सप्रेशन में टू वेरिएबल तो होते ही हैं। तो टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, थ्री वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन होता है, फोर वेरिएबल हो सकता है, और फाइव वेरिएबल, सिक्स वेरिएबल। लेकिन यहीं पे आपका के मैप का ड्रॉबैक आ जाता है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन and the certain limits, the K-map is become more complex। अगर आप 5 या 6 से ज़्यादा वेरिएबल का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है आपका जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ y इक्वल टू ए बी, तो y तो आपका आउटपुट वेरिएबल हो गया, और हमने बोला y इक्वल टू ए बी, मतलब कि यहाँ पे ए बी टू वेरिएबल्स हैं। आपसे मैं कहता हूँ y इक्वल टू ए प्लस बी सी, मतलब कि थ्री वेरिएबल्स हैं। आपसे मैं कहता हूँ y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सॉरी सी प्लस डी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, देयर आर फोर वेरिएबल्स। ऐसे ही ए बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी या ई, तो पांच वेरिएबल हो गए। इसी तरह से जब नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ने लगते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो के मैप जो है, कॉर्नो मैप जो है, उसको रिप्रेजेंट करना, मैप करना पॉसिबल नहीं है। उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता। तो के मैप का ड्रॉबैक यही है कि कॉर्नर मैप जो होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब बढ़ते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तब वो और कितने बढ़ते हैं, 5 तक तो सब इजीली हो जाता है, 6 को भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा वेरिएबल होने पे आपका के मैप नहीं वर्क करता है, एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, उसको सॉल्व करना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब ये पिक्चर बनी हुई है सामने आपके, आ रही शेयर और सभी को दिख रही है, आप इसको बना लीजिए और समझ लीजिए क्या है, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड के मैप बनाया गया है, टेबुलर फॉर्म में है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका। तो के मैप जो होता है उसमें आपका ये फोर वेरिएबल का बनाया गया है। यहाँ पे जो आपको बनाया गया है ये फोर वेरिएबल का दिखाया गया है। फोर वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, देयर आर फोर वेरिएबल फॉर द ABCD।
अब 4 वेरिएबल हैं तो उनके लिए हमारी क्या बनेगी, 4x4 की एक तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट कह सकते हैं। ये टोटल 16 नंबर्स है, टोटल 16 सेल कहते हैं इसको, हम लोग सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये जो टोटल 16 सेल होती हैं, 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल बनेंगे। अब यहीं पे आता है कि कितने, अब कैसे डिसाइड करें नंबर ऑफ सेल। तो अगर आपकी 1 वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 2 सेल होगी, 2 वेरिएबल है 2 की पावर 2 4 सेल होंगी, 3 वेरिएबल है 2 की पावर 3 8 सेल होंगी, 4 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 4 16 सेल होंगी, 5 वेरिएबल है 2 की पावर 5 32 सेल होंगी, और 6 वेरिएबल है तो 64 होंगी। तो मतलब कि नंबर ऑफ सेल जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जब सेल बढ़ती है तो उसको कॉम्प्लेक्स, उसको समझना भी आसान नहीं है। तो 4 वेरिएबल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सेल का, नंबर ऑफ सेल इन द मैप के मैप इज इक्वल टू द 2 की पावर n, वेयर n इज द कैरेक्टर या कैरेक्टर इन द एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। जनरली 4 वेरिएबल के हमारे पास एक्सप्रेशन मिलते हैं। आपने ये जो भी एक्सप्रेशन देखे होंगे के मैप के, तो स्टैंडर्ड 4 वेरिएबल के एक्सप्रेशन मिलते हैं। तो 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास टोटल 2 की पावर n 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 सेल होती हैं। और यहाँ पे सेल, ये सेल आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि सेल में टोटल ऐसे हमें 16 सेल बनानी है। और ये क्या दिया हुआ है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि टोटल बाइनरी नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो इनपुट दिए गए हैं वो C और D के वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दिए गए हैं, और इधर आपका A और B के करस्पॉन्डिंग दिए हैं। तो अगर A और B हम इस साइड ले लेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, और C और D इधर लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप A B यहाँ लीजिए C D यहाँ लीजिए, ये एक नॉर्मल फॉर्म दी गई, ए बी देन सी डी ऑर्डर दिया गया है, लेकिन आप सी डी नीचे ले सकते हो, ए बी ऊपर ले सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी आप इधर लेते हो, सी डी इधर लेते हो। कई बुक्स में ऊपर नीचे कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। दूसरी चीज 0 0 0 1 1 1 1 0, ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वेरिएबल है आपके पास, तो इफ वी हैव अ 2 वेरिएबल देन नंबर ऑफ इनपुट्स आर 2 की पावर 2 4 इनपुट्स हैं। टेबल आप बनाते हो तो टेबल बनाएंगे, तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए ए बी है, तो आपके लिए टेबल के अंदर क्या होता है, 0 0 होता है, 0 1 होता है, 1 0 होता है, 1 1 होता है। टेबल क्लियर है 2 के लिए? तो 0 0 0 1 1 1 0। यस सर। हाँ, तो उस वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अगर ए बी, अभी आप देखिए ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी के लिए पहला इनपुट 0 0 हो सकता है। कॉम्बिनेशन है, फॉर द 2 वेरिएबल्स देयर आर 4 कॉम्बिनेशन। कौन से होंगे बाइनरी के अंदर? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर टेबल में तो 0 0 0 1 1 0 1 1 होता है, ये 1 1 ऊपर क्यों लिखा हो गया? ठीक है, इधर एक घंटा राखी भाभी बस दो दिन अदिति राय म्यूट करो भाई, क्लास आप कहाँ कर रहे हैं? कंफ्यूजन हो गया। ओके, थोड़ा बीच में वो डिस्टर्बेंस आ गई थी, उन्होंने अनम्यूट कर दिया था। तो मतलब ए बी आपके हैं, इसमें हमारे पास 4 इनपुट हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। टेबल में आप याद रखिए पुराना। अब यहाँ पे 1 1 पहले क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी आप सर्किट बनाते हैं तो वहां पे एक बार यहाँ से आप अगर इनपुट देखें तो जो चेंजेस हो रहे हैं, एक बार में एक 1 बिट सिंगल बिट चेंज होती है। ये नियम है लॉजिक सर्किट का कि एक बार में सिंगल बिट चेंज होती है, डबल बिट नहीं चेंज होती है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान दीजिए 0 0 0 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 0 में क्या हो रहा है, 0 1 हो जा रहा है, मतलब एक बिट चेंज कर रहे हो, रूल के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसकी जगह पे, इसको अभी थोड़ी देर के भूल जाइए, अपना पुराना वाला 1 0 यहाँ रखिए,
तो अगर इसको और इसको देखेंगे, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये आपका यहाँ होता है पहले टेबल के, तो 0 1 और 1 0 होता है पुराने के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है कि 1 0 क्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 1 1 क्यों लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 0 रखते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज करिए, तो क्या होता है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर की, सपोज करिए यहाँ पे 1 0 रखा हुआ है, तो 0 हमारा इस केस में यहाँ पे अगर 1 0 रखा हुआ है तो 1 हो रहा है और 1 0 हो रहा है। हमने अभी बताया कि लॉजिक सर्किट के हिसाब से सिंगल बिट चेंजेस इन द वन सिंगल ऑपरेशन, एक बार में एक ही बिट चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 0 रखोगे तो वहां पे क्या हो रहा है कि 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, 2 बिट चेंज हो रहे हैं, जो कि आपके लॉजिक बिट चेंज का वायलेशन है, रूल का वायलेशन होता है। इसी रूल को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 0 नीचे कर देते हैं और यहाँ पे 1 1 कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, इस वाले कॉम्बिनेशन को पहले लेते हैं। इसको लेने से फायदा क्या हुआ कि देखिए 0 1 हुआ लेकिन 1 1 ही रहा, तो यहाँ पे केवल सिंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केवल सिंगल चेंज हो रहा है, ये सेम है। ठीक है, अब अगला 1 0 हमने इधर कर दिया, यहाँ पे देखिए 1 0 हो गया लेकिन 1 1, मतलब ये टोटल जो कॉम्बिनेशन हैं वो लॉजिक सर्किट बिट चेंज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसीलिए कॉर्नो मैप में जो ये कॉम्बिनेशन होता है वो ऊपर लग दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई वी नॉट राइट 1 0 हियर इफ द टोटल इनपुट्स आर बेस्ड ऑन द ट्रूथ टेबल, व्हाई वी 1 0 इज हियर, व्हाई नॉट हियर। तो आप कह सकते हो कि इस अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 बिट चेंज होगा, जो कि वायलेशन होता है आपका बिट चेंज का, इसीलिए यहाँ पे ऐसा रखा है। तो ये ए बी का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप 0 0 0 वही चीज लिखी हुई है। अब सी डी भाई वेरिएबल कोई भी हो, ए बी हो सी डी हो, ये उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो ये रहेगा 0 0 0 1। इसीलिए यहाँ पर भी देखिए 1 0 यहाँ रखा गया, 1 1 यहाँ रखा गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज ना होगा। पहली बात क्लियर होगी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। इसका न्यूमेरिकल तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ है। तो ये 2 फॉर्म है, या तो आप 0 0 के फॉर्मेट में चीज लिख सकते हैं और नहीं तो इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या होगा यहाँ पे? सर ए बार बी बार होगा ना सर? हाँ हाँ सही सही, तो सही बताया, हाँ समझ गया आप समझ गए। देखिए यहाँ सही बताया उन्होंने। ये इसका मतलब कैसे समझाइए कि देखिए अगर आप सपोज करिए ए को 1 मानते हो, ए को 1 मानते हैं सपोज करिए, तो ए बार को क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। ठीक है, ए को अगर आप 1 मानते हैं तो ए बार मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 0। अगर ऐसा मानते हैं तो यहाँ पे वही किया गया है, इन्होंने ही बताया कि अगर यहाँ 0 0 लिखा गया है तो यहाँ पे ए बार बी बार होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सही लिखा हुआ है सी बार डी बार, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शायद पिक्चर में भूल गए, ए बार बी बार होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बी तो चेंज नहीं है, बी 1 ही है, ए चेंज है, इसलिए ए बार बी लिखा हुआ है। 1 1 लिखा हुआ है तो दोनों आपका 1 1 है तो ए बी लिख दिया, और यहाँ पे ए बी बार लिख दिया। तो चाहे आप 0 0 के फॉर्मेट में लिखिए, चाहे आप अल्फाबेट के फॉर्मेट में लिखिए, दोनों सही है। लेकिन अल्टीमेटली जो रिड्यूस एक्सप्रेशन बनता है वो अल्फाबेट के फॉर्मेट में बनता है, इसलिए इसको लिखना इजी होता है। कुछ लोग इसको लिखते हैं, कुछ लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे इसी तरह से सी बार डी बार हो गया, सी बार डी हो गया, सी डी हो गया, सी डी बार हो गया। तो ये ग्रे कोड लेबलिंग फॉर द कॉलम्स लिखा हुआ है, क्या कहते हैं। अब इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है आपको, अपनी भाषा में समझिए कि ये आपका अल्फाबेट्स फॉर्मेट हो गया। अब ये सेल होता है, इस स्क्वायर को सेल कहते हैं। टोटल 16 सेल हैं आपकी। इसके बाद यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं, सेल पे कुछ नंबर पड़े हुए हैं। तो ये नंबर क्या है? ये लिखा भी हुआ है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द कोड वर्ड एड्रेसिंग टू कीवर्ड। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेल हर एक का सेल नंबर होता है पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। जो ये नंबर आते हैं ये आते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल पॉइंट से। हम अब जैसे टेबल से आ रहा है कि 0 1 ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो हम इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे, ना कि इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये इसीलिए 0 1 हो जा रहा है, ये 2 3 हो जा रहा है। इसके बाद 4 5 6 7, इसके बाद देखिए लास्ट हो जाते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो सेल नंबरिंग करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे नंबर कर रहे हो।
तो आप थोड़ा सा चाहे तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि यहाँ पे जो डेसिमल इक्विवेलेंट है, नहीं तो ये समझ जाइए कि आपका जो लिखने का तरीका है वो लेफ्ट टू राइट है, फिर आधा आधा जो के मैप लेफ्ट टू राइट है, फिर राइट टू लेफ्ट है, फिर टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू बॉटम टू लेफ्ट है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आपको याद हो जाएगा जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाया है ये आपका के मैप एग्जाम्पल बनाया हुआ सिंपल, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर बना लीजिए, तब तक मैं और आपको बताता हूँ के मैप के बारे में। के मैप होता क्या है? तो जनरली के मैप जो आपका है वो रिडक्शन है। एक मिनट। जो के मैप होता है वो आपका किस लिए पर्पस के लिए यूज होता है? किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। के मैप में जो चीजें होती हैं इसको कॉर्नर मैप बोलते हैं, कॉर्नर ने बनाया था इसको इसलिए के मैप बोलते हैं। ये एक वेन डायग्राम पे बेस होता है। और अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा दूं, देखिए कई चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक टेबल दिखाई पड़ रही है, मैंने पहले आपको सेल बता दिया जिससे आपके दिमाग में रहे। ये 4 वेरिएबल की के मैप टेबल में दिया हुआ है कि अगर टोटल 16 सेल होंगी। मैंने कल बताया था कि मिन टर्म मैक्स टर्म बताया था, एक ग्रुप में बताया था। अगर एक ग्रुप में नहीं पता है तो थोड़ा सा समझ जाइए कि मिन टर्म को बोलते हैं एसओपी बोलते हैं, और पीओएस उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे M0 M1 M2 ये मिन टर्म है, टोटल 16 टर्म है। 16 सेल को कहाँ से लिखते हैं? 0 to 15 लिखते हैं। अभी आपने नंबर डाला था 0 to 15। इसके बाद ये टेबल बनी हुई है 0 0 0। अब ये जो 4 वेरिएबल का भी मैंने दिखाया था वो यही है, वो ए बी 0 0 है, सी डी 0 0 है। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बनना है? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ये अगर मिला के कहेंगे तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसी तरह से ये 16 की टेबल बनी हुई है, टेबल याद नहीं करनी है, वो उसी के मैप्स बनी है। अब ये टेबल आपकी 16 की टेबल है, सभी ने अगर ये टेबल जानते होंगे आप लोग, हेक्साडेसिमल में टेबल बनती है। तो ये आपका टोटल 16 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसका इक्विवेलेंट मिन टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में होता है। इसी को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से भी मैंने एक डायग्राम दिखाया था, ये देखिए। अगर आप जैसे मैं आपसे कहूं कि ए डैश बी डैश सी डैश, तो कहाँ जा पाएंगे? यहाँ जाएंगे। अगर आपसे बोलता हूँ ए बी सी डैश डी डैश, ए बी सी डैश डी डैश, तो आप इस पे जाएंगे 14 पे, सॉरी सी डैश डी, तो ये 13 है। या इस पे अगर आप इसको तो ए बी सी डी डैश है तो आपका इस पे जाएगा 14 जाएगा। मतलब कि आप टेबल से यहाँ पे चीजें मैच कर रहे हो, इसी को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। हाँ अब चाहिए चीज हो गई। जो के मैप होता है, के मैप का मेन मैंने अभी बताया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा, मिल जाएगा। के मैप जो है आपका एलिमिनेट करता है अननेसेसरी वेरिएबल को रिड्यूस करके एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता है। इससे पहले हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। बूलियन अलजेब्रा अगेन मेथड है रिड्यूस करने का। दूसरा मेथड के मैप है। के मैप में देखिए एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, छोटे से एग्जांपल में अगर 2 वेरिएबल की टेबल है, ए बी दिख रहा है आपको, इसमें इसका इन्होंने मैप करके दिखाया हुआ है कि किसी भी टेबल को कैसे हम के मैप में मैप करते हैं। मैप का मीनिंग है प्लॉट करना। यहाँ पे देखिए 0 0 है, तो 0 0 के सामने ए है, तो 0 0 के साथ में सेल में ए लिखा हुआ है। 0 1 के सामने बी लिखा हुआ है, तो 0 1 ऐसे पढ़ेंगे रो कॉलम वाइज, इसके सेल पे बी लिखा हुआ है। 1 0 पे सी लिखा है, 1 0 पे सी लिखा हुआ है, 1 1 पे डी लिखा है, डी लिखा। मतलब कि ये प्लॉट करने का तरीका बताया कैसे प्लॉट करते हैं। ए बी सी डी नहीं लिखते वहाँ पे 0 1 लिखते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे इस टेबल ऐसी आई, यहाँ पे देखिए 0 0 0, तो 0 0 0 पे यहाँ पे लिख दिया गया। एफ जो है मतलब सेल की वैल्यू है, अंदर की वैल्यू है। और 0 1 है 1 है, तो 0 1 पे 1 लिखा हुआ है, 1 0 पे 1 लिखा है, और 1 1 पे 1 लिखा। यहाँ पे सभी को क्लियर हो रहा है? आप लोग क्लियर बोलते रहिए। मैपिंग क्लियर समझ आ रही है 2 वेरिएबल की? यस सर। ओके यस सर। जहाँ पे नहीं आया बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, टफ नहीं है लेकिन है मैप करना। ये 2 वेरिएबल को मैप करने का तरीका दिखाया गया। ऐसे ही देखिए अब जैसे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे अभी ये कैसे ग्रुपिंग करते हैं मैं बताता हूँ अभी। मतलब यहाँ पे भी देखिए जैसे 0 0 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्टी है, 0 1 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है,
0 1 पे 1 रहेगा, 1 1 1 पे 1 रहेगा, 1 0 पे 1 रहेगा। तो ये यहाँ पे इसका टेबल बन गया। मतलब के मैप से टेबल बना सकते हैं हम लोग, और टेबल से के मैप बना सकते हैं किसी भी तरीके। अब जैसे यहाँ पे देखिए ए बी बार प्लस ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था ए बी बार कहाँ मिलेगा, ए ये है, बी बार ये है, ठीक है। मतलब उस तरह भी सोचने की कोशिश करिए कि 0 को हम बी बार पढ़ेंगे, जरूरी नहीं लिखा रहे। ए हमारा ये है, ठीक है, ये बी बार है, ए बी बार में एक वैल्यू है, ये बी बार लिखा हुआ ये, इसलिए यहाँ लिखा हुआ। इसके बाद प्लस लिखा हुआ, के मैप में इसे प्लस करते हैं। तो अब अगला लिखा ए बी लिखा हुआ है, तो ए ये है, बी ये है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 1 1 दो जगह लिखा, मतलब कि आप एक्सप्रेशन को देख के भी के मैप ड्रॉ कर सकते हो। पहली बार मैंने टेबल से ड्रॉ कराया, मैप कराया, दूसरी बार क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन से आप के मैप ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सप्रेशन से ड्रॉ करने के लिए वही हमें ए बी वाला तैयार करना होगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि 0 0 और ए बी क्यों लिखते हैं, क्योंकि 0 0 लिखने के लिए हमारा टेबल काम आता है, टेबल से मैप करने में काम आता है, और ए बी लिखने से हमारा एक्सप्रेशन काम आता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे देख लीजिए क्वेश्चन, और ए बार बी बार लिखा हुआ है, ए बार बी बार कहाँ मिलेगा, ए बार 0 है, बी बार 0 है, 1 लिखा है, ए बी बार है, ए 1 है, बी बार 0 है, तो वहां यहाँ मिल गया। फिर ए बार बी लिखा हुआ, तो ए बार 0 है, बी आपका 1 है, तो यहाँ मिल गया। तो इसको देखने से हमें यहाँ पे 1 प्लॉटिंग, यहाँ से प्लॉटिंग यहाँ हो रही है, एक्सप्रेशन को प्लॉटिंग करना पहले सीखना जरूरी है। इसी तरह से किसी को प्लॉट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को प्लॉट करने का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि प्लॉट राइट द के मैप फॉर द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का के मैप लिखो। तो आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन बना के वैसे ही टेबल के मैप बना के उसमें आप 1 लिख देंगे। इसके बाद आगे चीज आती है, हाँ इतनी चीजें हैं। कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ कि के मैप में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्वेश्चन लिखना आपको आता है, तो चीजें बतानी चाहिए। पहली बात तो के मैप मैंने बताया कि एक वेन डायग्राम है, कॉर्नो मैप कहा जाता है इसको, VEITCH विच डायग्राम भी बोलते हैं, इसलिए इसको कहीं कहीं के बी मैप बोला जाता है। और के मैप जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। और एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आ सकते हैं, तो इसका मेनली एडवांटेज है कि इट इज द फास्ट मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स को समझना आसान होता है। इसके बाद इट गिव्स द विजुअल मेथड ऑफ लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, विजुअल मेथड दे रहा है, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चीजें हो रही हैं, मैप हो रही हैं। इसके बाद है आपका किसी को समझाना है अगर आपको एक्सप्रेशन को, तो आप इजीली समझा सकते हैं। सर्किट डिजाइनिंग में के मैप का यूज किया जाता है, अगर स्मॉल वेरिएबल को, स्मॉल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन को अगर आप लॉजिक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। और तीसरी चीज है कि कोई हमारा कोई भी एक्सप्रेशन SOP और POS फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये कुछ लोग को सेकंड ग्रुप को नहीं समझ आ रहा होगा SOP POS क्या है, वो मैं उनके ट्यूट में बता दूंगा। SOP POS फॉर्म में अगर कोई सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखा गया तो उसको आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं के मैप के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब आप प्लॉट करेंगे समझ आएगा। डिसएडवांटेज मैंने बताया कि के मैप इज नॉट सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड एक्सीड, अगर आपके वेरिएबल की संख्या 4 से बढ़ रही है। अदिति अपने माइक को आप म्यूट रखिए, बीच में आपके घर से आवाज डिस्टर्ब होने लगती है। तो जो आपके 4 वेरिएबल या से ज्यादा वेरिएबल हैं आपके, मैं भी बताया था 5 वेरिएबल से कॉम्प्लेक्स होने लगता है, तो इससे ज्यादा वेरिएबल को प्लॉट करना इजी नहीं होता है, उसमें टाइम टेकिंग टास्क लगता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है के मैप का, और इसको लार्ज कंप्यूटेशन के लिए नहीं फॉलो किया जाता है। अब आता है कि हम के मैप को कैसे कैसे रिडक्ट करें, हाउ वी रिड्यूस द के मैप। हमें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या आपको जब शेयर में कर दूंगा तो वहां पे नोट कर सकते हैं, लिखने में टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप स्लाइड शो हो रही है, तो के मैप के थ्रू अगर आपको मिनिमाइज करना है किसी एक्सप्रेशन को, के मैप आप दोबारा आप लोग ज्वाइन हो जाइए अगर मीटिंग ऑफ हो जाती है, तो के मैप के थ्रू अगर आपको एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है तो आप करोगे क्या कि सबसे पहले हम कोई भी एक्सप्रेशन या टेबल दी हुई हो
उससे हम मैप करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रेक्टोस टेबल दिया है तो कैसे मैप करेंगे आप, एक्सप्रेशन दिया है तो कैसे मैप करेंगे। तो पहला हमारा टास्क होता है कि मैप द एक्सप्रेशन टू द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, ये आपके क्वेश्चन में आया भी है, पिछले साल आया भी था एग्जाम में, एलयू एग्जाम में, कि राइट द सर्टेन स्टेप टू सॉल्व द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। किस के मैप के अकॉर्डिंग आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे उसको आपको समझाना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे गए हैं, बहुत इजी स्टेप है, मैं समझा देता हूँ पहले। इन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। देखिए, स्टेप भी कह सकते हैं, रूल्स भी कह सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन अगर सॉल्व किया जाएगा, इसमें पहली बात तो के मैप में हम लोग कोई भी बूलियन लॉ नहीं लगाते हैं, बूलियन रूल, कोई भी बूलियन लॉस को नहीं अप्लाई किया जाता है। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं। सेलेक्ट द के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहला काम होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में हमें नंबर ऑफ वेरिएबल फाइंड करना होता है। सबसे पहले हमें वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट इन आवर एक्सप्रेशन। कितना वेरिएबल है, वेरिएबल अगर हमें पता चल जाता है तो हमने अभी बताया कि वेरिएबल से क्या पता चलता है कि नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स इन द के मैप। 2 वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n, 2 की पावर 2 4 सेल बनाएंगे आप, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। अगर आपकी 3 वेरिएबल्स है 2 की पावर 3 8 सेल बनाएंगे, 8 सेल बनेगी तो 2 रोज में 4 कॉलम बन सकते हैं, या 2 कॉलम में 4 रोज बन सकती हैं, किसी भी तरीके से जैसे आपको इजी पड़े। तो आपके इस तरह से कॉलम बनेंगे। तो के मैप में सबसे पहले वेरिएबल फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन में। दूसरा स्टेप क्या हो, मतलब उसके बाद क्या करते हैं कि हम सेल फाइंड करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म एज गिवन इन द प्रॉब्लम। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मिन टर्म मैक्स टर्म फाइंड करें। मिन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है, ये कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या आपका पीओएस फॉर्म में है या एसओपी फॉर्म में है। तो अगर आपका आगे लिखा भी हुआ है नेक्स्ट लाइन में कि अब पीओएस एसओपी फॉर्म होता क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ सम, डिटेल में मैं आपको ट्यूब क्लास में बता दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कोई भी आपका एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा क्योंकि उन्होंने कल देखा था, ऐसा ही इतना ही देते हैं। तो ये चीज जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस बोलते हैं। और अगर आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रैकेट आपके लगा देता हूं मैं, ब्रैकेट ना भी लगाएं मल्टीप्लिकेशन में चल जाता है, सॉरी। तो ये वाला एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब कि पहली फॉर्म में अगर चीज दी हुई है तो इसको पीओएस बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं, और इसको एसओपी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा या तो इस तरह होगा या तो इस तरह होगा। अगर हम अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म का है, पुट 1 इन द ब्लॉक। जो भी आपका एसओपी होता है बाय डिफॉल्ट, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो एसओपी फॉर्म होते हैं। एसओपी फॉर्म में हम क्या करते हैं, 1 को पुट करते हैं अपने सेल के अंदर। ये केवल पहचानने के लिए है कि सेल में कुछ होना चाहिए, तो पता चलेगा वहां पे हम लोग उसको यूज करेंगे, ग्रुप बनाएंगे तो वहां पे 1 लिखेंगे। अगर आपका पीओएस फॉर्म है तो वहां पे 0 लिखेंगे, इतना ही अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट है आता है कि मेक रेक्टेंगुलर ग्रुप्स। अब नेक्स्ट आ गया कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रुप बनाना है, ग्रुप का मतलब कि अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिखाया था, ये सर्किल बनाना या उसको ग्रुप सेलेक्ट कर देना। तो जब ग्रुपिंग करेंगे आप, इसमें याद रखिए कि ग्रुपिंग जब की जाती है, उस सेल को कंबाइन डिनोट किया जाता है, सर्किल में लाया जाता है, स्क्वायर में लाया जाता है। उसमें या तो आप टू सेल को ला सकते हो, 4 को ला सकते हो, 8 को ला सकते हो, 16 को ला सकते हो। मतलब कि हमारे 2 की पावर में ही
सेल की ग्रुपिंग करनी है। याद रखिएगा कि सेल की जो ग्रुपिंग करनी है 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करनी है। आप 3 ग्रुप नहीं कर सकते हो, 5 ग्रुप नहीं कर सकते हैं, 7 ग्रुप नहीं कर सकते हैं। 2 की पावर में ही आपको ग्रुपिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद करना। इसके बाद नेक्स्ट है 2 की पावर में करते हैं ग्रुपिंग। इसके बाद एक कुछ चीजें और होती हैं, ध्यान रखनी होती है। अच्छा, चलिए मैं इसको अभी आपको लिखा भी दूंगा या बता दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। नेक्स्ट ग्रुप, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ पूरा ग्रुपिंग, जब हमें डिसाइड हुए ग्रुप कितने का बनाना है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 12 का 2, 4, 8, 16 से 32 बनाना है, 2 की पावर में बनाना है। तो इसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब ग्रुप बनाते समय ये भी याद रखना है, कहीं पे आपके 2 का मिल रहा हो, कहीं पे 4 का मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे, 4 वाले को कंसिडर करोगे, 2 वाले को नहीं कंसिडर करोगे। मतलब कि ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा आपके ये सेल आ सके, उसको बेस्ट मानते हैं। अगर आपके 16 सेल एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं तो उनको लीजिए, छोटे को हटा दीजिए। तो एज लार्ज एज पॉसिबल हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए। मतलब अगर 8 मिल रहा है तो आप 4 छोड़ दीजिए, 4 मिल रहा है तो 2 छोड़ दीजिए, 16 मिल रहा है तो 8 छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है सेल कंटेन्स 1 मस्ट बी ग्रुप। अब उसके बाद ग्रुपिंग किसको करनी है, अगर एसओपी जब अगर आपका है तो जहां जहां आपने 1 लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया था प्लॉट कहाँ करते हैं, जहां जहां आपकी प्लॉटिंग हुई है उसको ही लेना है, जहां खाली है वहां नहीं लेना है, मतलब उनको हमें अपने ग्रुप में लाना है। इसके बाद ये आता है, उसके बाद आपका ये आ जाता है कि सिंपल, अगर आप ग्रुपिंग करना सर्किल में चाहते हो, रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, जैसा भी चाहते हो वैसा कर लो। दूसरी चीज क्या है, अगर आप एसओपी कर रहे हैं तो 1s को आप ग्रुप में लाओगे, पीओएस कर रहे हो तो 0 को लाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप में ओवरलैप। अगर एक ग्रुप बन रहा है तो दूसरा ग्रुप ओवरलैप होता है। अभी हम लोग देखेंगे भी ओवरलैप कैसे होता है, मैं दिखा देता हूँ। मतलब कि एक ग्रुप के ऊपर दूसरा ग्रुप ओवरलैप, एक के ऊपर एक आ सकता है। इसके बाद अपोजिट एंड कॉर्नियर ग्रुपिंग अलाउड। अपोजिट कॉर्नियर, ये मुझे लगता है कि ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, दिया हुआ, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखते रहिए। देखिए ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पे ग्रुपिंग गलत क्यों दिखाई है आपको, क्योंकि 0, 1 को ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, केवल 1, 1 को करना है, 1, 1 को करना है। ठीक है, ग्रुपिंग केवल वर्टिकल या हॉरिजेंटल होगी, डायगोनल नहीं हो सकती है, वर्टिकल हॉरिजेंटल। ठीक है, 1, 1 को कर रहे हैं एसओपी फॉर्म में, अगर ले रहेंगे तो 1, 1 को करेंगे, कंसिडर करेंगे, और पीयूएस करेंगे तो 0, 0 करेंगे। ग्रुपिंग में ये वाला कौन सा रूल है कि हमने बताया था 2, 4, 8, 16 लेना है, यहाँ पे 3 लिया इसलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 4 लिया सही है। 5 का ग्रुप नहीं बन सकता है, 5 का ग्रुप नहीं बन सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी जो मैं बोल रहा था आपसे कि ओवरलैपिंग अलाउड, यहाँ पे देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे इन्होंने 4 का लिया करेक्ट, यहाँ पे 4 का लिया करेक्ट है, तो मतलब कि इस तरह से ये जो कॉमन आ रहा है ये आ सकता है, ऐसा हो सकता है, कॉमन अलाउ है, तो ये आपकी ओवरलैपिंग अलाउ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही क्वेश्चन अगर आपने 2 बना लिया, 2 बना लिया, 2 बना लिया, नहीं, आपको मैक्सिमम लेना है। अगर आपको 4 मिल रहा है तो 4 लेना है, 2 नहीं लेना है, इसलिए इन्होंने कहा है कि मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल को कंसिडर करना है। ठीक है, और एक चीज और है, अगर हमारा एक ऐसा बच रहा है कि जिसको हम नहीं ग्रुप बना पा रहे हैं, अकेला है, तो उसको लिखा जा सकता है, वो भी एक, अगर सिंगल बिट है, सिंगल 1 है तो उसको भी एक अलग से माना जाएगा, वो भी एक ग्रुप है। तो ग्रुप में ओवरलैपिंग अलाउ है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अलाउ है, इसको दिखाया। अपोजिट कॉर्नियर